हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 है, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10th की जो साइंस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न है बच्चों, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है, तो एक बार सभी प्रश्नों को आप जरूर देख लेंगे, है ना। मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा साथ ही साथ सब्जेक्टिव को, तो आप सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देख लेना। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। तो देखिए, यहां पे क्या है कि लड़का जो है समतल दर्पण के सामने खड़ा है, 100 सेंटीमीटर समतल दर्पण है, इसकी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, ये खड़ा है। और प्रतिबिंब जो बनेगा, ये जितना लड़के की दूरी होगा उतना प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा, तो इधर भी 100 डिग्री पर बनेगा। तो 100 100 कितना हो जाएगा, 200, है ना। यानी लड़के और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी हो जाएगा वो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर क्या दिया गया, निम्न में से किसका संबंध जो है उत्सर्जन तंत्र से है। तो आधारी निस्यंदन एकक, कोशिका गुच्छ, चयनित पुनर्वशोषण, तो इनमें से सभी, जी हाँ, इनमें से सभी इसका राइट उत्तर, सभी का सभी क्या है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, किस दर्पण की दृष्टि का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें सभी, जी हाँ, उत्तल दर्पण का जो होता है ना विस्तृत, बहुत ही क्षेत्र जो होता है इसका काफी विस्तृत होता है। इसीलिए तो आप लोग गाड़ी के साइड मिरर में, जी हाँ, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, बड़ी से बड़ी बस, हम लोग क्या है इस छोटे से मिरर में हम लोग बड़ी से बड़ी ट्रक, बस सब चीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्तृत क्षेत्र लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक लेंस की क्षमता है 2.5 डायोप्टर, यह लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण या फिर सभी। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका लेंस की क्षमता जो दे रखा है कितना, 2.5 दिया हुआ है। तो ये कितना किस में दिया हुआ, प्लस में या माइनस, बोले सर प्लस में दिया हुआ है। जब प्लस में दिया हुआ है तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है। तो अवतल का, उत्तल का, अवतल दर्पण का या फिर सभी का। तो किस लेंस का, लेंस का पूछ रहा है, तो यहाँ पे अवतल लेंस इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो आभासी होता है, आभासी सीधा। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, या दोनों होगी, है ना। तो वायु से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, जल पर, जल में आ रहा है ना, जल में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। और ये किधर आ जाएगा, टेढ़ा टेढ़ा जो होगा वो किधर, अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, तो अभिलंब की ओर क्या होगा, ये झुक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, है ना। जब क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ये दोनों चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, नेत्र द्वारा रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको कई बार बता चुके हैं, वास्तविक और उल्टा, है ना। जैसा उत्तल उत्तल लेंस का भांति काम करता है वैसा ही उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वैसा ही आपका नेत्र में बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, पश्चमाभी पेशियों में के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो पश्चमाभी पेशियां जब दुर्बल होता है तो इसमें निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि दोनों अगर बोला जाए तो इसको जरा दृष्टि दोष कहेंगे हम। क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है। सिलियरी मांसपेशियां, डॉथ की पेशियां, पेरी की पेशियां, इनमें से कोई नहीं। तो सिलियरी मांसपेशियां जो होता है, सिरियली मसल्स जो होता है, ये क्या करता है, उत्तल लेंस की वक्रता को बदलने में मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशी जो है सहायता करती है। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, कितना बार बता चुके हैं आप लोग का, दृष्टि पटल पर बनता है। कहां पर बनता है, दृष्टि पटल पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, रेटिना पर बनता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि विद्युत धारा का किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा जो है वोल्ट मीटर से मापा, सॉरी, विद्युत मात्रा ए मीटर से मापा जाता है ना। विद्युत धारा जो है ये ए मीटर से मापा जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या, प्रतिरोध का इकाई मात्रा क्या है, ओम है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। किस ध्रुव से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर इसमें बात करें हम, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीला रंग होता है, बिल्कुल सही बात है। और NO2 गैस का रंग भूरा होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि चिप्स एवं पैकेट के विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये आपका नाइट्रोजन गैस भरा होता है। आप लोगों को पता है, कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, उसके अंदर कौन सा गैस होता है, तो उसमें आपका नाइट्रोजन गैस होता है। दीवारों पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये किसका उपयोग होता है बच्चों,
ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, दीवारों पर सफेद जलन, है ना, बुझा हुआ चूना। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया, प्राकृतिक के सूचक का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये आपका हल्दी भी है प्राकृतिक सूचक, लिटमस पत्र भी है, वैनिला भी है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन प्रबल, जी हाँ, इनमें से कौन प्रबल क्षारक है, इसमें प्रबल क्षारक का पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा प्रबल क्षारक, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये भी है आपका KOH, ये भी है आपका है, तो दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, प्रबल क्षारक है। आगे देखते हैं NaOH का उपयोग कहाँ होता है, तो NaH का जो उपयोग होता है ये ईंधन में, PVC में, साबुन और अपमार्जक में, या फिर CFC में, तो ये साबुन और अपमार्जक में NaOH का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, मेथेनोइक अम्ल किसमें होता है, तो मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, बिच्छू के डंक में, सभी में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो गोल्ड, हाँ जी हाँ है, सिल्वर, सिल्वर भी है, हाँ, तो दोनों है ना, दोनों जो है मतलब सोना और चांदी जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो पोटेशियम, नहीं पोटेशियम तो अभिक्रियाशील करता है, पोटेशियम अभिक्रियाशील, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम नहीं, ये सब नहीं होगा, कॉपर, Au और कॉपर और Ag और Au, यानी कि सोना, चांदी और कॉपर, ये तीनों जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो मरकरी तो नहीं है, ब्रोमीन नहीं, क्लोरीन नहीं, तो कॉपर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है, मतलब गलत पूछ रहा है, तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन कार्बन का पररूप है, जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है ना। अगर बात करें कि कार्बन के पररूप को लिखें तो क्या लिखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, है ना, हो सकता है सब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन, है ना, तो ध्यान रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है ये कार्बन के क्या है, अपर रूप है। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सही बात भी ये भी कह रहा है, और हीरा सबसे कठोरतम था, तो ये भी सही बात कह रहा है, तो तीनों सही कह रहा है, तो गलत कौन हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन में समवेता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं कार्बन में तो समवेता का गुण पाया जाता है, ये गलत कह रहा है। पादप में जल का वहन किसके लिए उत्तरदायी है, तो पादप में जल का जो वहन करता है कौन करता है, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, या दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें बात करें हम जल का वहन, जल का वहन जो जड़ से खनिज लवण पानी ये पत्तियों तक कौन पहुंचाने का काम करता है, तो जाइलम करता है, जाइलम जल से, जाइलम जड़ से, याद रखेंगे। और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो बना भोजन है उसको अन्य भागों तक क्या करता है, फ्लोएम पहुंचाता है, तो दोनों का काम क्या है, लाना ले जाना, है ना, तो जाइलम जड़ से ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है, खाना बांटने का काम करता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है, आप लोग को कई बार बता चुके हैं, है ना, मछली में हृदय की संख्या, कोष्ठों की संख्या दो होती है। मनुष्य में कितना होता है, चार होता है, कल ही बताए थे, आप लोग को याद रखना है। अब यहां से देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव सवाल, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण का कारण दे। अच्छा, कार्बन जो है हम लोग हर तरफ देखते हैं, है ना, हर जगह देखते हैं कार्बन ही कार्बन, कार्बन हर वस्तु कार्बन से कार्बन, तो ये कार्बन इतना ज्यादा क्यों दिखता है, तो कार्बन के अत्यधिक यौगिक की रचना के कई कारण हो सकते हैं, तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, देखते हैं यहां पर कि कार्बन कार्बन यौगिक में श्रृंखलन गुण होना, जी हाँ कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन गुण होता है ना, ये क्या करता है, इसमें श्रृंखलन गुण होता है, और इसमें चतु संयोजकता का गुण होता है, जी हाँ इसके अगर बात करें हम लोग, संयोजकता चार होता है जो किसी के साथ अटैच होता है। यहाँ पर देखें कार्बन के परमाणु आपस में एक दूसरे के तत्व के परमाणु के साथ क्या होते हैं, एकल आबंध भी बनाता है, द्विआबंध भी और त्रिआबंध भी, मतलब तीनों चीज बनाता है, एकल आबंध भी, द्विआबंध भी, त्रिआबंध भी, कार्बन के यौगिक समयोता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये 4 पॉइंट है, अगर 4 नंबर का आता है 5 नंबर को तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा, 2 नंबर का आएगा तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हमारा अगला सवाल है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए समजातीय श्रेणी है ना, देखिए कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य एक ही प्रक्रियात्मक समूह का है, मतलब कि समजातीय श्रेणी हम उसको कहेंगे जो एक ही प्रक्रियात्मक समूह का हो, है ना, एक ही प्रक्रियात्मक समूह का है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो समजातीय श्रेणी है, वो एक ही श्रेणी का है। जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच आणविक सूत्रों का बीच जो है CH2 का अंतर होता है, कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी हम लोग कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें यहां पर CH3COH तो C2H5OH, अगर इन दोनों के बीच अंतर देखें तो देखो C में C घटाएंगे तो C बचेगा, H5 में से H3 घटाएंगे तो H2 बचेगा, देखिए अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। और इसका अगर पर्यायकार्यात्मक समूह देखें तो ये भी देखिए OH लास्ट में क्या है, OH, तो ये क्या है, एक समजातीय श्रेणी का है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे, हो जाएगा। डीएनए की प्रकृति बनना जनन के लिए किस लिए आवश्यक है, तो डीएनए जो होता है अणुओं में शरीर की डिजाइन, कार्य की, है ना, कार्य की आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए की प्राकृतिक बनाने में, है ना, बनने में कई कोशिका में भी एक
डीएनए चला जाता है ना। डीएनए जो प्रकृति बनने में क्या होता है, नई कोशिका क्या होता है, डीएनए में चला जाता है और वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकता है, अर्थात अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है। और डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती, ये भी आप बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया गया है कि पोषी स्तर क्या है, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे, इनमें से विभिन्न पोषी स्तर बनाएं। तो पोषी स्तर क्या होता है समझिएगा, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण जैसे कि घास, हिरन, शेर। बात करें कि घास को कौन खाता है, हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। अगर इसका बात करें हम कि इस पोषी स्तर का खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर कौन कौन से, देखिए प्रथम पोषी स्तर पर घास हो जाएगा। प्रथम पोषी स्तर पर क्या हो जाएगा, घास, जो कि उत्पादक के रूप में होगा। द्वितीय स्तर में हिरन हो जाएगा, है ना, जो हमने लिखा वही चीज को यहाँ पे लिखा है। ये क्या है, प्रथम उपभोक्ता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसको भोग करता है, यानी कि घास को खाता है, और ये शाकाहारी भी कहते हैं इसको हम लोग। तृतीय पोषी स्तर क्या होता है, शेर होता है, और ये उच्च मांसाहारी होते हैं। जो किसको खाते हैं, ये हिरन को खाते हैं। बात समझ में आया, ये आपका उत्पादक हो जाएगा घास, और हिरन जो हो जाएगा आपका शाकाहारी उपभोक्ता यानी प्रथम उपभोक्ता, और ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर जो कि शेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऐसे दो तरीके सुझाएं जिनमें से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित तो होते समय दुर्गंध और हानिकारक गैस मुक्त करते हैं। जी हाँ, जब जैव निम्नीकरण जब पदार्थ अपघटित होते हैं तो उस समय काफी दुर्गंध आता है और हानिकारक गैस मुक्त होता है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब पर्यावरण को कैसे प्रभावित करना है ये आपको लिखना है। तो जब जैव निम्नीकरण है, तो जैव निम्नीकरण जब भी अपघटित होता है तो बहुत दुर्गंध आता है, जैसे आप देखते हैं कूड़ा कचड़ा से, है ना, और हानिकारक गैस मुक्त होता है, ये सारी चीजें। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के साथ बीमारियों के सूक्ष्म जीव भी पलते हैं, है ना। बीमारियों के क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पलते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं और अन्य स्रोतों को भी संदूषित और संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, जैव निम्नीकरण जब होता है तो पर्यावरण को इस तरीके से प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है। जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम, है ना, उत्तर है ये कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और डाइजल, है ना, डाइहाइड्रेट, है ना, डाइहाइड्रेट इसको बोलते हैं। और जिप्सम जो अगर हम 373 केल्विन पे अगर गर्म करते हैं तो कितना हो जाता है, 3/2 जल अणु का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। कितना कितना जल त्याग करता है, तो 3/2 जल को त्याग करके और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका जिप्सम का सूत्र है ना, कैल्शियम सल्फेट और H2H। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 373 केल्विन पर, जी हाँ 373 केल्विन पर, अरे भाई 373 केल्विन पे अगर हम गर्म करेंगे, यहाँ पे एरो देंगे और उसका ऊपर में लिख देंगे 373 केल्विन। इसको जब गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए कि क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और आधा जल, यानी कि ये आपका क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाएगा। और 3/2 जो का है जल का क्या करेगा, त्याग कर देगा। तो ये समीकरण लिख देंगे, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्मिट अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसके दो उपयोग को लिखें। तो थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के साथ समझाएं, इसका उपयोग लिखें। तो देखिए दोनों सवाल जिस तरह भी आएगा आपको बना देना है इसी तरह का उत्तर। क्या है कि आयरन ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड जो है कि एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके अति तीव्र होती है ना। किसके साथ अभिक्रिया होती है, तो एल्युमिनियम के साथ, और जिससे काफी उसमें मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फेरस ऑक्साइड को हम किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम के साथ कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, फेरस और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। और साथ ही साथ में क्या उत्पन्न हो रहा है, उष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। इसमें गर्म उष्मा भी मुक्त होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको कहाँ हम लोग यूज करते हैं थर्मिट, तो ये देखिए रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, जी हाँ रेलवे ट्रैक के जो पटरी में हम लोग काम करते हैं वहां पे जोड़ते हैं। क्षार युक्त मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में, ये दो जगह क्या होता है, इसका उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखे और कार्य लिखे। तो नर का 2 गो लिखना है और मादा का 2 गो लिख करके और आपको इसका कार्य लिखना है। तो देखिए नर जनन हार्मोन जो है ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। इसके कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। क्या नहीं लिख पाओगे, नर जनन हार्मोन का क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, और इसका निर्माण क्या है, कार्य क्या है, तो शुक्राणु का निर्माण करना। मादा जनन हार्मोन का क्या नाम है, तो एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन है। और एस्ट्रोजन के कार्य क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास का जनन जिनका विकास करना। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, यहां से आपका कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान देंगे। क्या है, 7 सेंटीमीटर ऊंची एक 8 सेंटीमीटर, मैं 1-2 और करवा दूंगा, ठीक है, उसी से लगभग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको भी देख लो एक बार। 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना। देखो ऊंची दिया हुआ है, मतलब 7 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, यानी एच का मान दिया हुआ है,
और यहाँ पे फोकस दूरी दिया यानी एफ का मान दिया हुआ है, उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे यानी कि यू का मान दिया हुआ है ना, वस्तु की दूरी दिया हुआ। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी यानी भी का मान निकालना है, प्रकृति निकालना है ना, देखना है कि माइनस में आएगा प्लस में आएगा, बस उतना ही काम करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं। तो 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी था, तो फोकस हमने लिख दिया। अच्छा कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस, तो इसमें फोकस आपका प्लस में होगा, बाकी आपका किस में हो जाएगा, यू और भी माइनस में होगा, सिर्फ एफ फोकस में होगा। अब देखिए यू का मान 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ऊंचाई था आपका 7 सेंटीमीटर। आपको भी का मान निकालना है और क्या निकालना है, अच्छा साइज भी बोल रहा है ना, तो साइज निकालना है तो आवर्धन भी निकालना पड़ेगा यानी H2 का भी मान निकालना पड़ेगा। चलिए लेंस का सूत्र हमारा क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर f। अगर हमें 1/v निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/u को उठा करके इधर पटक देंगे, है ना, बराबर का इधर में, तो पटक दिए हम लोग यहाँ पर। अब हमारा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/8, चूंकि हमारा f का मान कितना था 8 था फोकस, और u का मान कितना था 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में। अब इसको क्रॉस में सॉरी इसमें हम क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करने करेंगे, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और यहाँ पर 8 को दिया 24 और 12 दूनी 24, 2 हो गया, 1/24 निकल गया, यानी कि भी का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 24 निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग ऊंचाई अगर निकालना रहे तो इसकी साइज कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो भी और यू हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, H2/H1 करके हम लोग निकालेंगे, जहाँ पे H2 क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। जरूरी नहीं यहाँ पे H2 लिखे, आप H1 भी लिख सकते हैं और H' भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मानेंगे वो लिख सकते हैं। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा यू, भी कितना है बाबू, तो भी 24 था, और 24 निकाले थे ना हम लोग भी अभी, हाँ, और यू कितना था 12 था, और आपका तो 12 दूनी 24 कितना हो गया, -2, और इधर 7 था, तो 7 दूनी 14, यानी कि -14 हो गया आपका ये। अब प्रतिबिंब सॉरी जो वस्तु की ऊंचाई था 7 और अब कितना हो गया 14, तो इसका मतलब कि वस्तु जो हो जाएगा ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से दुगुना बनेगा। 14 था ना पहले, ऊंचाई कितना था 14, और बन कितना रहा 14, सॉरी पहले था 7 अब 14 बन रहा है, तो दुगुना होगा। और क्या होगा, स्थिति जो होगी वो 24 सेंटीमीटर वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। और देखिए आकार क्या होगा, 14 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा यानी दुगुना होगा, चूंकि क्यों 7 था 14 हो गया। विकराणु, हाँ, वृक्काणु के नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए, इसको आप देख लीजिएगा। हम पाचन तंत्र का मैंने बता दे रखा था, एक बार नेफ्रॉन वाला देख लेंगे, एक श्वसन वाला देख लेंगे आप लोग, ठीक है। क्या है आपका, वृक्काणु का नामांकित चित्र बताना है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग को बना लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, इस है ना, कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से खुट्टा डंडा खड़ा करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जरूरी नहीं यहाँ पे कोई थोड़े देखे जा रहे कौन, बस आपको नाम मेन है कि सही तरीके से लिखना है ना। क्या है, बॉमन्स है ये, है ना, ग्लोरुलस है, वृक्काणु का नलिकाकार भाग है, संग्राहक वानिका है। वैसे मैंने ये एप्लीकेशन में मैंने करा रखा था, ठीक है, ऐसे आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और इसका आप चित्र देख सकते हैं। अगला है आपका कितना प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब संकरण के बाद अगर जो प्रथम पीढ़ी जो लक्षण दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, तो मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि कह रहा है कि मेंडल प्रयोग करते हैं किसके, मटर के पौधे पे, इसमें क्या करता है, दो विशेष लक्षणों के वाले पौधे को लेते हैं और कृत्रिम परागण करवाते हो, ठीक है, परागण कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में भी सुरक्षित रहता है, और आप प्रभावित अवस्था में होता है, ठीक है, और आप प्रभावित हो सकते, यहाँ पे आप प्रभावी होना चाहिए, आप प्रभावित लिखा गया, आप प्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने के बाद इस बात की पुष्टि होती है, ठीक है, इसे भी आप लोग लिख लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग जीन प्रवाह और जीन पूल को समझाएं, है ना, जीन प्रवाह और जीन पूल को समझाएं। तो देखिए जीन प्रवाह क्या होता है समझिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। सिंपल है, क्या बोलोगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण ही जीन प्रवाह कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं सम्मिलित होती है, जैसे परागकणों का दूर उड़कर जाना, है ना, और मनुष्य का दूसरे देशों में जाना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जीन प्रवाह होता है। जीन प्रवाह क्या होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का स्थानांतरण होता है उसे जीन प्रवाह कहते हैं। और इसका घटना कब कब होता है, जब परागकण जो होते हैं उड़ करके दूर उड़कर चल जाते हैं और मनुष्य क्या होते हैं दूसरे देश में चल जाते हैं, तो इससे यहाँ पे क्या होता है, जीन प्रवाह चेंजेस होता है। जीन पूल क्या होता है, जब किसी आबादी के ऐसे सभी सदस्य के जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है जीन पूल कहलाते हैं। क्या बोले कि किसी आबादी के ऐसे सभी सदस्यों के जीनों की कुल संख्या जो होता है जिनमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है उसी को हम लोग जीन पूल कहते हैं। आगे देखिए क्या है, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है।
तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद श्वसन वर्णक हवा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद श्वसन वर्णक जो होते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है, हवा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वे ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं, उन ऊतकों तक ले जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक घुलनशील होता है, जी हाँ। इसलिए यह ज्यादातर हमारे रक्त प्लाज्मा में घुले रूप से शरीर के ऊतकों में फेफड़ों तक परिवाहित होते हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं ना, पानी घुलनशील ज्यादा होते हैं, इसलिए रक्त में होते हैं। यहाँ यहाँ यह फेफड़ा में रक्त से हवा फैलता है और फिर नाक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक और सवाल यहाँ पर क्या है, मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बता रहे हैं। तो देखो स्वतंत्र श्वसन तंत्र का चित्र कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से मुंह जीवा वगैरह बना देंगे यहाँ पर, है ना, मुंह वगैरह बना देंगे, कंठ बना देंगे, यहाँ से इस तरीके से क्या बनाएंगे, डायफ्राम बना देंगे, है ना, इस तरीके से डायफ्राम बना देंगे, है ना, और यहाँ से पसलियाँ वगैरह बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम लोग इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मुंह, कंठ, श्वास नली, प्रधान श्वास नली और फुफ्फुस, बस इतना लिख देंगे, काफी है ना, काफी है इतना। नासा गुहा नहीं लिखेंगे तो कोई अच्छा, नाक है तो नाक सा गुहा भी लिख देना। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, मिसेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा, तो देखते हैं मिसेल क्या है। साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण क्या होते हैं, परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों के रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लंबी श्रृंखलन कार्बन श्रृंखलन वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह क्या होता है, सतह पर होता है। इसी संरचना को हम लोग मिसेल कहते हैं। मिसेल आप लोगों को याद भी कराए थे। अब देखिए, साबुन के अणु के दो मुख्य भाग है, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है और आयनिक भाग जो होता है सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है, वह जल रागी होता है ना। यह जब पानी में जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कण के जल रागी से बाहर की ओर क्या करता है, होता है, ठीक है। इस प्रकार मिसेल बनते हैं, इस प्रकार क्या हो जाता है, मिसेल बनता है। और एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षक भी नहीं होता है, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनेंगे। एथेनॉल में अगर हम साबुन घोलेंगे तो क्या मिथेनॉल बनेगा, नहीं बनेगा। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, बस 2 सवाल बचा, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। प्रतिरोध क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध जो है पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। क्या करता है, ये धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है और इसका इकाई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है, जैसे चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। भू संपर्क तार क्या है, ठीक है, और ये लास्ट सवाल रहने वाला है, क्या है भू संपर्क तार क्या है, धातु के साधित्रों की भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, भू संपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है ना। भू संपर्क जो अर्थिंग आप लोग लगाते हैं उसी की बात हो रही है। यह सुरक्षा का साधन है, ये क्या होता है, सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। धातु के साधित्रों को भू संपर्कित करने के लिए पृथ्वी धारा का प्रभाव के लिए लगभग 0 प्रतिरोध का पथ प्रदान करता है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। तो भू संपर्क जो होता है बच्चों, ये जमीन के अंदर, जी हाँ, जमीन के अंदर क्या होता है, धातु के प्लेट के साथ जुड़ा होता है और ये सुरक्षा का साधन है और ये चीज लगाने से क्या होता है, हम लोग गंभीर झटके से भी बच सकते हैं, ठीक है, करंट वगैरह नहीं लगेगा। तो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल। मुझे आशा है कि सभी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बहुत सारे वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, ठीक है, आप उसे जाकर जरूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से आप लोग वीडियो को फास्ट करके सभी वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।